स्पेन से बांग्लादेश तक कई सुलगते सवाल हैं। दरअसल बांग्लादेश के ढाका में आग लगने से भीषण हादसा हो गया और ये इतना भयानक था कि 44 लोगों की जान चली गई। कई लोगों के झुलसने की खबरें हैं। 7 मंजिला इमारत में आग लगने से भीषण हादसा ये हुआ है। ढाका मेडिकल कॉलेज में सभी घायल भर्ती हैं। आग लगने की अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई कि किन कारणों की वजह से आग लगी, लेकिन आग की भीषणता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। 7 मंजिला ये इमारत जो पूरी तरह से धू-धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है तस्वीरों में। बांग्लादेश के ढाका में लगातार आग विकराल रूप लेती रही और इस बीच लोगों के बीच दहशत, क्योंकि आग लगातार फैलती गई और यही वजह है कि बेकाबू आग पर काबू पाना जिस तरीके से प्राथमिकता बनी हुई थी, वहीं कोशिश ये थी कि इस आग की चपेट में आए लोगों को किसी तरीके से निकाला जा सके। बहुमंजिला इमारत आग की चपेट में थी। 44 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस बीच कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल हम देख सकते हैं तस्वीरों में आग काफी विकराल रूप से लगी हुई है और पूरी इमारत इसकी जद में आ गई। ढाका की तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती है। आग बहुत ज्यादा भीषण लगी, कई लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोग झुलसे हुए हैं जो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। आग लगी कैसे, इसकी जांच जरूर की जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में लगी भीषण आग की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो वाकई डरावनी हैं। अब आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी, ये खबर आई। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी, फिर देखते ही देखते पूरी इमारत को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती गई। इमारत में जो जहां था वहीं पर फंसा रह गया। किसी तरीके से दमकल कर्मियों ने लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू की, लेकिन तब तक कई लोग आग की चपेट में आ चुके थे और आग एक एक कर कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। तो बहुमंजिला इमारत में लगी आग की ये डरावनी तस्वीरें सामने आई है, जिसमें 44 लोगों ने जान गंवाई। तो ढाका की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आग का विकराल रूप दिखाया। और इससे पहले स्पेन के वेलेंसिया शहर में भीषण आग लग गई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी रिहायशी इमारत में ये आग लगी। ये देखिए तस्वीरें, ये स्पेन की तस्वीर है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये भी रिहायशी इमारत है, रेसिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इमारत है। इस बिल्डिंग में आज आग अचानक से लगी और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। इस भीषण आग की चपेट में 4 लोगों की जान गई है स्पेन में। वहीं पहली तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर 44 लोगों की जान गई है। बहुत बड़ा हादसा ये हो गया। किन कारणों की वजह से आग लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बांग्लादेश में अग्निकांड को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि इमारत की पहली मंजिल से आग फैलने को लेकर ये खबर आई जिसकी तस्वीरें आपके सामने। लेकिन पहली मंजिल पर मौजूद रेस्टोरेंट में आग लगी कैसे, इसको लेकर भी फिलहाल जांच की जा रही है। जी हाँ सुरभि, और ये भी बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में मौजूद सिलेंडर में धमाका हुआ, ये प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। और धुएं से इमारत में मौजूद लोग फिर बेहोश होने लगे, लोग घायल होने लगे, जिसके बाद बताया गया कि फायर ब्रिगेड ने करीब 75 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि एक एक कर जिस तरीके से मंजिलें इसकी चपेट में आ रही थी, करीब 3 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। 75 लोगों को बचाया गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें घायलों को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में 44 लोगों की जान चली गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। जी हां, बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। जो सीईसी की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर आज ये जारी हो सकती है। रात में करीब कल 4.5 घंटे तक बैठक चली है सीईसी की और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। मंथन हुआ देर रात तक और 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन किया गया है। 4.5 घंटे तक ये मंथन किया गया है और आज उम्मीद है कि ये सूची, पहली सूची आ सकती है।
तो बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से चुनावी सरगर्मी के बीच अब मंथन शुरू हो गया है और 16 राज्यों के उम्मीदवारों की सूची को देखते हुए ये बड़ी खबरें आ रही है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात करीब 11 बजे शुरू हुई थी। 4.5 घंटे तक मंथन होता रहा। 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर एक एक करके चर्चा की गई। हालांकि सोर्सेस के मुताबिक बड़ी खबरें हैं कि करीब 125 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। आज किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है और नामों का हो सकता है ऐलान। तो 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा, 4.5 घंटे तक हुआ मंथन और अब पहली लिस्ट का हो सकता है ऐलान। तो सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ और इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी के उम्मीदवारों पर करीब 25 मिनट तक चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन उम्मीदवार होगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। फिर सूत्रों के मुताबिक सभी 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल की चर्चा हुई है। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। ये तीसरा राज्य रहा जिस पर महामंथन हुआ। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ है। खबर यह है कि बीजेपी 3 सिटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दे सकती है, ये खबर मिल रही है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल की सभी सीटों पर चर्चा हुई है और आज इनमें से 5 से 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। अभी देखना होगा कि कितने उम्मीदवारों का ऐलान होता है। अब राजस्थान की भी सीटों की चर्चा हुई है कल बैठक में। इस दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तो ये तमाम राज्य हैं जो फोकस में हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी पहली सूची में कितने नामों का ऐलान करती है, कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। 16 राज्यों को लेकर जिस तरीके से खबर आई है, मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा को लेकर खबर है। सोर्सेस के मुताबिक छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति अपनाई जा रही है और इस बैठक में मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के अलावा ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। अब जिस तरीके से 16 राज्यों को लेकर चुनाव के पहले ये बड़ा मंथन हो रहा है, किस तरीके से बड़े फैसले लिए गए हैं, फिलहाल निधि इंतजार किया जा रहा है क्योंकि किसी भी वक्त पहली सूची जारी की जा सकती है। बिल्कुल, और ये वक्त क्या होगा, कब जारी होगी, इस पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, इंतजार किया जा रहा है कि 16 राज्यों के उम्मीदवारों का कुल मिलाकर 125 उम्मीदवार पहली सूची में हो सकते हैं। कब तक जारी की जा सकती है? देखिए, इस बात की संभावना है कि बीजेपी की पहली सूची आज ही आ जाए क्योंकि पार्टी के अंदर ये मानना है कि जब पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों पे सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, तो उस लिस्ट को जल्दी से जारी कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में संभावना है कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट की खास बात ये बताई जा रही है किसको मिलेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका टिकट कट रहा है। बताया जा रहा है कि जो कई सांसद हैं, लगभग 30 से 40% सांसदों के मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करें, बताया जा रहा है कि 2 से 3 सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है और इसके अलावा यूपी में भी ऐसा ही है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश ये है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो कि फिर से जीत के आ सके, क्योंकि पार्टी तीसरी बार जनता के बीच में जा रही है, तीसरा मैंडेट लेने जा रही है। इसमें जैसे में जाहिर है कि जो सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकमेंसी हो सकती है और यही वजह है कि बीजेपी ने कल लगभग 4.5 घंटे मंथन किया चुनाव समिति की बैठक में। और आपको बता दें कि उसके पहले लगभग 3 घंटे प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई थी। बिल्कुल, और जिस माइक्रो मैनेजमेंट के तहत फोकस करते हुए स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है चुनाव से पहले, आनंद, एक बड़ी खबर, एक सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर असम को लेकर है। आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि असम के लगभग 40% उम्मीदवार बदले जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम में लगभग सभी 14 सीटों पर चर्चा की गई है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर फिलहाल असम को देखते हुए मिल रही है, जहां पर बड़े फैसले फिलहाल इस लिहाज से लिए जा रहे हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम में लगभग सभी 14 सीटों पर चर्चा की गई है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने 16 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन किया है। ये राज्य कौन कौन से हैं, आइए अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें आती हैं लोकसभा की। उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, असम, गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ये बताया जा रहा है मोटा मोटी रूप से 16 राज्य हैं जिन पर चर्चा हुई है और बीजेपी की ओर से ये चर्चा हुई है। अब देखना ये होगा कि किस वक्त पे जारी होती है और साथ ही किन किन सिटिंग सांसदों को मौका दोबारा दिया जाता है या किन के टिकट काटे जाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा।
बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है, क्योंकि तेलंगाना के 3 सिटिंग सांसदों को इस बार टिकट मिलने की संभावना है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और अरविंद धर्मपुरी, दोबारा इन्हें टिकट मिल सकती है। हालांकि पहली सूची में तेलंगाना से 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। और एक और बड़ी खबर, बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू रीजन की सीटों पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है। राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं रविंद्र रैना। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। झारखंड, बंगाल और बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आज झारखंड से दौरे की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल बंगाल में रहेंगे। कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी कोलकाता में रात्रि विश्राम भी करेंगे। जी हां, सबकी नजरें प्रधानमंत्री के दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल का, क्योंकि हाल ही में संदेश खाली का मुद्दा बहुत गर्म रहा। प्रधानमंत्री 2 दिन के 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं 2 दिन में, और इस दौरे की शुरुआत झारखंड से हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां आज और कल कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन भी उनकी ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में रात्रि विश्राम भी करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, देखिए, मिशन बंगाल 42 लोकसभा सीटें आती हैं। आज झारखंड और बंगाल में कार्यक्रम है और कल बंगाल और बिहार में कार्यक्रम है। तो ये दोनों राज्य इंपॉर्टेंट हैं, तीनों राज्य इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च दोपहर 3 बजे आराम बाग पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी की ओर से होगा। और 7,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी उनकी ओर से दी जाएगी। फिर 1 मार्च को ही कार्यक्रम है 3:45 पर आरामबाग में ही, जिसमें पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा आज रात की बात करें तो कोलकाता में राजभवन में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। और 2 मार्च को अगर बात करें 10:30 बजे कृष्णा नगर नादिया में पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 15,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात उनकी ओर से दी जाएगी। इसके अलावा 2 मार्च को ही 11:15 बजे कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल में ही होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मिशन बंगाल को देखते हुए बड़ी खबरें आपके सामने रख दें, क्योंकि 2 दिवसीय कोलकाता के दौरे को लेकर बड़ी खबर है। और आपको यह भी बता दें कि राजभवन में विश्राम को लेकर भी खबर आ रही है। इस बीच कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कई विकास योजनाओं की शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें 22,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी जाएगी। और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के 2nd फेज के शिलान्यास को लेकर भी खबर है। इसके साथ ही रेल, सड़क, LPG आपूर्ति की योजनाएं, साथ ही हल्दिया बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन का पीएम उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का मिशन बंगाल को देखते हुए क्या कार्यक्रम है, किस तरीके की योजनाएं और उद्घाटन होने वाला है, उस बारे में जानकारी। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली है। जी हां, बंगाल में इस समय संदेश खाली का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा इस पर सियासत भी हो रही है, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भी हो गई है और महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल 2 चुनावी रैलियों को संबोधित भी करने वाले हैं। हालांकि पहली रैली खबर है आज हुगली जिले के आरामबाग में होने वाली है, जबकि दूसरी रैली होगी कल नादिया जिला के कृष्णा नगर में। अब प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता के राजभवन में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर बंगाल दौरे पर जाएंगे। नॉर्थ 24 परगना के बारासात में एक महिला रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आप, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी आज महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मुद्दा तोल पकड़ता जा रहा है। 55 दिन बाद संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी है।
संदेश खाली के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में जंगल राज है। संदेश खाली का संदेश सभी तक पहुंच चुका है। लोगों को पता है कि ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है, कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में न जाने कितने संदेश खाली होंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे होंगे, लेकिन अब बंगाल की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होंगी जहां संदेश खाली जैसी घटनाएं घटती होंगी। और बड़ी खबर, संदेश खाली के मुख्य आरोपी की रिमांड कॉपी में क्या है, पुलिस को क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का डर था, ईडी पर हमले को लेकर रिमांड कॉपी में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। संदेश खाली का मास्टरमाइंड शहजाद शेख अब पुलिस रिमांड पर है। शहजाद को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। शहजाद शेख के रिमांड कॉपी में कई खुलासे हुए। TV9 भारतवर्ष के पास वो कॉपी है जिसमें बंगाल पुलिस ने शहजाद शेख की 14 दिनों के रिमांड की बात कही। रिमांड कॉपी में वेस्ट बंगाल पुलिस ने शहजाद शेख की जमानत का विरोध किया है। ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा है शहजाद शेख के फरार होने का खतरा है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। रिमांड कॉपी में लिखा है कि शहजाद शेख की जमानत से संदेश खाली और नजर पुलिस स्टेशन एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। इसमें लिखा है कि शाहजहां ईडी अधिकारियों पर हमले के केस में मुख्य आरोपी। शाहजहां ईडी अधिकारियों पर हमले के लिए भीड़ को इकट्ठा किया था। ईडी मामले में उसके खिलाफ 3 FIR दर्ज है। सूत्रों की माने तो बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल से बचाने की कोशिश में जुटी। रिमांड के दौरान शाहजहां से पूछताछ जारी है। पुलिस संदेश खाली से लेकर ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर सवाल कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर भी जा रहे हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी का फोकस दक्षिण पर ज्यादा है। इस मिशन पर पीएम मोदी का ध्यान बीते कई महीनों से है। पीएम बीते कुछ महीनों से कई बार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 4 मार्च को पीएम मोदी आदिलाबाद में होंगे, जबकि 5 मार्च को सांगारेड्डी शहर का दौरा करेंगे। 4 मार्च को पीएम रामागुंडम NTPC थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 800 मेगावाट क्षमता के एक प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तेलंगाना में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4, BRS ने 9, कांग्रेस ने 3 और AIMIM ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें यहां बढ़ाना चाहती है, इसलिए पीएम का ये तेलंगाना दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले कल दिल्ली में BRS के लोकसभा सांसद पोथुगंथी रामुलु ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पोथुगंथी रामुलु के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा मिल गया है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर है। 6 से ज्यादा राज्यों में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, केरल, MP, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्क्रीनिंग पूरी हुई। प्रत्याशी चयन पर अगले हफ्ते कांग्रेस CEC की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कांग्रेस में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते कांग्रेस 100 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस ने अगले हफ्ते CEC की पहली बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर फाइनल राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य, केरल और मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों कांग्रेस ने कई सहयोगी दलों के साथ भी सीट समझौता किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट समझौते का ऐलान हो चुका है। अब जल्द ही कांग्रेस अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। और हिमाचल की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देर रात निष्कासित विधायकों से मिले हैं विक्रमादित्य सिंह।
चंडीगढ़ पहुंचकर 6 बागियों से मिले हैं विक्रमादित्य सिंह। बागी विधायकों के पक्ष में खड़े हो सकते हैं विक्रमादित्य सिंह, सूत्र बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बताया जा रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। स्पीकर ने कल जिन बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया, अब इनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं। हिमाचल की सियासत से ये बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि खुलकर अब साथ आ सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। क्या कह रहे हैं सूत्र? मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या खबर मिल रही है? देखिए, विक्रमादित्य सिंह देर रात पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और 6 विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनके साथ उनकी एक लंबी मुलाकात हुई है और फिलहाल विक्रमादित्य सिंह यहीं पर मौजूद है। आगे उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली जाकर आलाकमान के कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। और अभी जो बागी विधायक है, उनको कोर्ट में जो उनकी पिटीशन है अपनी सदस्यता रद्द होने को जो उन्होंने चैलेंज किया है, उस पर क्या फैसला आता है कोर्ट का, उसके बाद आगे की रणनीति क्या बनेगी, उसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह भी उस खेमे में शामिल थे जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि उन्होंने आलाकमान के दबाव में अपना जो इस्तीफा दे दिया था मंत्री पद से, उसको वापस ले लिया था। लेकिन अभी भी उनकी नाराजगी जस की तस है और वो इस पूरे नाराज खेमे को अभी भी लीड कर रहे हैं, जानकारी निकल कर आ रही है। जानकारी के लिए आपका और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी और हिमाचल कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है। क्या नाराज पार्टी नेता अब मान गए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की आपसी कलह से निपटने के बाद कल शाम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार में सब कुछ ठीक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये। उधर नाराज चल रहे विक्रमादित्य ने शिमला पहुंचे डीके शिवकुमार से मुलाकात की। विक्रमादित्य ने कहा कि वो पार्टी आलाकमान से बात करेंगे। राजनीति में चर्चाएं तो सबसे होती है और उनका तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, ऑब्जर्वर से भी चर्चा करेंगे, पार्टी हाईकमांड से भी चर्चा करेंगे, सब अपने जो हमारे साथी है, सहयोगी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। चर्चाएं तो होनी चाहिए। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जो मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए। सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर चुनाव की तैयारी की जा रही। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया। इस बीच मनोज जरांगे को मैदान में उतारने की मांग को लेकर पेच फंस गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कई दौर के बैठकों के बाद भी महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बहुत जल्द सीटों का समझौता हो जाएगा। बहुत कम सीटें बची है जिसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे मुंबई की बात आपने की, मुंबई में कांग्रेस 4 मांग रही है, शिवसेना भी 4 लड़ना चाहती है, पर इसमें बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा। एमवीए में मनोज जरांगे को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी मतभेद जारी है। मनोज जरांगे को लेकर अभी कोई भी पार्टी खुलकर नहीं कह रही है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए में पेच फंसा दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो जीत कराएंगे। हम जो लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र करके लड़ रहे हैं, हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, हमारे राज्य के लिए लड़ रहे हैं, देश हित के लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं किसी भी उम्मीदवार पे बात नहीं करूंगा या सीट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी बातें चल रही हैं। एमवीए में अगर आप देखें तो जो वरिष्ठ नेता है वो बातें कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र हित का हो वो जीत के आए। अब देखना होगा कि कब तक एमवीए की सीटों को लेकर समझौता हो पाएगा। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी वाशी तहखाना मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी के भीतर पूजा जारी रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मामले पर सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
जिसके स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। साथ ही ज्ञानवापी के भीतर पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिकाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट याचिका भी दाखिल की है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था। फिलहाल ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें लगी। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत कैसे फैसला सुनाती है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच क्यों लेटर वॉर शुरू हो चुका है? सीएम और उपराज्यपाल के बीच लेटर के जरिए जुबानी जंग किस बात को लेकर शुरू हुई है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर अपनी सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के लगाए आरोप पर उपराज्यपाल ने उनको चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी को लेकर केजरीवाल कल विधानसभा में बरस पड़े। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल की चिट्ठी की भाषा अपमानजनक है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। जब से सक्सेना साहब एलजी बने हैं तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं। केजरीवाल के चिट्ठी के जवाब में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी चिट्ठी लिखी। एलजी ने केजरीवाल के कुछ पुरानी चिट्ठियों में इस्तेमाल किए गए शब्दों को याद कराया है। एलजी ने चिट्ठी में लिखा कि मैं आपके तत्काल संदर्भ के लिए उनमें से कुछ चिट्ठियों को याद दिलाना चाहूंगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गए? किस बात का एलजी? हमारे सिर पर आकर बैठ गया है एलजी। एलजी ने चिट्ठी में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के बयानों का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि आतिशी ने कहा था कि 1400 करोड़ का घोटाला एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया। और उत्तरकाशी के सगियारा टनल में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रात माइनर वकील हसन के बेघर होने के बाद दिल्ली में उनका परिवार सड़क पर आ गया है। टीडीए ने अवैध निर्माण बताकर उनका घर गिरा दिया। अब हसन का परिवार टूटे घर के बाहर धरने पर बैठा है। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले, उनके घरों में खुशियां वापस लौटाने वाले वकील हसन आज खुद सड़क पर हैं। उनके घर को टीडीए ने अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया है। इस वक्त आप देखेंगे कि वकील हसन अपने टूटे हुए घर के बाहर आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। खुले आसमान को छत बना करके सर्द रात में ये इस वक्त अपने परिवार के साथ यहीं बाहर बैठे हुए हैं। इस वक्त वकील हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रेट माइनर जिन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई। वकील जी, पूरा मामला क्या है? आपको कैसे पता लगा कि आपका घर तोड़ा जा रहा है? किस आधार पर घर तोड़ा गया? मुझे अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा कि टीडीए वाले को बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड है, और यहाँ पर और भी मकान, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, मेरे सामने मकान बने हुए हैं, पीछे बाउंड्री वॉल खिंची हुई है टीडीए की, और सामने एमसीडी का रोड भी बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही जो प्लॉट बताते हैं अनऑथराइज्ड है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के अलवर में नाम बदलकर धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है ये पूरा मामला? आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश में लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं। सख्त कार्रवाई के बाद भी ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के अलवर में किराए पर रहने वाली हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर लव जिहाद कराने का मामला सामने आया है। लड़कियों पर जबरन प्रेम कराने, शादी का दबाव बनाए जाने और धन परिवर्तन का आरोप लगाया था। शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों और 1 युवक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 तारीख को 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि आरोपी युवक उनके कॉलेज तक पीछा करता था, शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और बार बार फोन कर परेशान कर रहा था। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
देश के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए बैनेट यूनिवर्सिटी ने स्पोर्टिकॉन इवेंट का सफल आयोजन किया है और इस आयोजन को लेकर खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संदेश में कहा, बीते कुछ सालों में भारत ने खेल की दुनिया में नए कीर्तिमान हासिल किए। 4 दिनों के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्टिकॉन इवेंट के जरिए देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इसके अलावा युवा खिलाड़ियों को खेल को कैरियर बनाने में भी मदद मिलेगी। इस स्पोर्टिकॉन इवेंट में 51 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें विजेताओं ने फुटबॉल, पावर लिफ्टिंग, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में मेडल जीते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते कुछ सालों में खेलों की दुनिया में भारत और भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों को गिनाते हुए युवाओं से खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने और कैरियर बनाने की अपील। Look at the university games. At the World University Games happened in China this year, India won 26 medals. But if you look at the past, in total we haven't won 26 medals. That is how India is progressing in the field of sports. So if you're a budding athlete in any sport in the country, right now, you will have a role model, an inspiration whom you can look up to and believe in yourself. और बेनेट यूनिवर्सिटी के स्पोर्टिकॉन इवेंट के जरिए देश के उभरते युवा खिलाड़ियों ने भविष्य के लिए उम्मीदें बढ़ाई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की खेलो इंडिया के साथ दूसरी योजनाओं ने भारत में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल कर रख दी है। बेनेट यूनिवर्सिटी के स्पोर्टिकॉन इवेंट का ये दूसरा सीजन था। पहले सीजन की तुलना में इस बार इसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या में बड़ा इजाफा भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा कि खेल इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के जरिए खिलाड़ियों को हर मदद दी जा रही है। The Khelo India scheme annually adds 1,000 new athletes, providing comprehensive funding for training, accommodation, diet and a monthly allowance. Over 300 sporting infrastructure projects worth rupees 3,000 crore have been established under the Khelo India umbrella. Even the Target Olympic Podium scheme have transformed, providing athletes with foreign exposure, training and world-class coaching, also the financial support. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक युवाओं को भारत की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए मेरा युवा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उन्होंने युवाओं को इसको ज्वाइन करने की अपील की। और अबू धाबी में WTO की बैठक में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क छूट का मामला उलझ गया है और इस छूट को इस साल खत्म किया जाना है। भारत का मानना है कि इस छूट को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि सीमा शुल्क लगाने का अधिकार हर देश को मिलना चाहिए। ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क छूट का मामला इतना सरल नहीं है। दुनिया भर के ई कॉमर्स कंपनियों को ये रियायत 1998 से मिल रही है। इस साल खत्म हो रही इस सुविधाओं को विकसित देश बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि विकासशील देशों को इसके लिए तैयार रहने के लिए विकसित देशों को कुछ ठोस सामने रखना होगा, नहीं तो इसे जारी रखना मुश्किल रहेगा। ई कॉमर्स के तहत जिन सामानों का निर्यात होता है, आयात होता है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो चाहती हैं कि मॉरिटोरियम लगा रहे ताकि उनके सामान बगैर शुल्क के जा सकें। भारत ने इस पर काफी सख्त रुख ले रखा है। भारत का कहना यह है कि दुनिया के हर देश को अपनी तरह से कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि भारतीय पक्ष से जब कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कस्टम ड्यूटी लगाने नहीं जा रहे हैं और कई सारे ऐसे देश हैं जो ई कॉमर्स पर अभी तत्काल सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे, लेकिन इस मॉरिटोरियम को खत्म होना चाहिए। भारत ने कहा है कि विकसित देशों की कुछ चुनिंदा कंपनियों का ई कॉमर्स बाजार पर कब्जा है, जिसकी वजह से विकासशील देश ई कॉमर्स से पिछड़े हुए हैं। और WTO की बैठक में कृषि सब्सिडी का मुद्दा गरमाने लगा है। बैठक में भारत और थाईलैंड बैठक में टकराव सुर्खियों में आ चुका है। दोनों के बीच में भारत सहित दुनिया के 80 देश चाहते हैं कि उन्हें अनाज भंडार तैयार करने की सब्सिडी पर अनाज खरीदने की छूट दी जाए। विकसित और विकासशील देशों का एक पूरा समूह इसके पक्ष में नहीं है। बात तब बढ़ गई जब कृषि पर चर्चा के दौरान WTO में थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर खुला आरोप लगा दिया। थाईलैंड का कहना है कि भारत सार्वजनिक विस्तार प्रणाली की सब्सिडी पर अनाज खरीद कर उसे निर्यात करता है। यह विश्व व्यापार के नियमों के खिलाफ है। अंदर खाने की खबर है कि भारत ने इस बयान के विरोध में थाईलैंड के प्रतिनिधि का बहिष्कार कर दिया। भारतीय पक्ष अब उन बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहा है जहाँ थाईलैंड मौजूद है।
कृषि सब्सिडी पर अब WTO 2 हिस्सों में बंट गया है। मुद्दा खासा पेचीदा है। विकसित देश खाद्य सुरक्षा के अपने कुल उत्पाद का अधिकतम 10% चावल सब्सिडी पर खरीद सकते हैं, ताकि सस्ते चावल का निर्यात बाजार में जाने से रोका जा सके। WTO की वार्ताएं अब अपने सबसे निर्णायक दौर में हैं। कृषि और मछली पालन के मुद्दे पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से इन बैठकों में कहा है कि वह अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। कृषि पर अभी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। TV9 नेटवर्क के लिए अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर से WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक से मैं अंशुमान तिवारी। और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, JNU में देर रात जमकर हंगामा हुआ है। छात्रों के बीच जमकर मारपीट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ABVP और लेफ्ट ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। ABVP ने वीडियो जारी कर आयशी घोष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। ये देखिए तस्वीरें, छात्रों के बीच मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है और ABVP और लेफ्ट ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। छात्रों के साथ मारपीट, जमकर हंगामे की ये तस्वीर देर रात की है। JNU की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देर रात जमकर हंगामा होता रहा और छात्रों के बीच कैसे मारपीट हुई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां लगातार हंगामा बढ़ता रहा, मारपीट होती रही और ABVP और लेफ्ट ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, ये पूरा मामला क्या था और इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बताऊं कि JNU में SL स्कूल GBM में कल ABVP और जो IC गुट के जो लोग थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल मामला यहाँ पर यह था कि विद्यार्थी परिषद के लोग आरोप लगा रहे थे कि इनकी तरफ से कुछ ऐसे लोग अंदर आए हैं कि जो स्टूडेंट्स नहीं है वहाँ कल JNU के। इसी को लेकर बातचीत शुरू हुई और इसमें वही IC का ये कहना है कि यहाँ ये लोग किसी को बात रखने नहीं दे रहे थे, विद्यार्थी परिषद के लोग। तो दरअसल मामला यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों संगठन एक दूसरे पर बोल रहे हैं कि ये लोग माहौल खराब कर रहे थे। लगातार यहाँ पर जो कि JNU में इस वक्त अभी फिलहाल जो छात्र संघ के चुनाव को लेकर अलग अलग हॉस्टल्स में GBM चल रही है, अलग अलग स्कूल्स है जो वहाँ पर GBM चल रही थी, उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और जो अभी कल रात 2:30 बजे का मामला है वो SL स्कूल GBM में हुआ है। तो यहाँ पर इनके ये जो विद्यार्थी परिषद है वो लगातार आरोप लगाता रहता है कि ये लोग बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं अपने संगठन के लोगों को। नजर बनाए रखें आगे इस हालात को देखते हुए क्या स्थिति और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।